आज की कहानी है सास हो तो ऐसी, किस प्रकार सास ने मौत बनकर बहू को डिप्रेशन से आजाद कराया। रूबी ताई ने जैसे ही बताया कि हिना छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे, वह छत पर कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? शारदा घबरा उठी थी। उसे बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। आदित्य चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और हिना को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हिना अब भी न जाने कहाँ खोई थी, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। हिना का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो परांठा तवे पर जलता रहता, सब्जी छौंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। हिना जब बहू के रूप में घर में आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पर जो लावण्य था, किसी की नजरों को हटने ही नहीं देता था। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, किसी को उसकी दांतों की पंक्ति आकर्षित करती तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला, साधारण शक्ल सूरत का आदित्य हिना के सामने बौना नजर आता। शारदा गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज न मिला तो न सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। धीरे धीरे घर के लोगों के सामने हिना के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका न किसी से बोलना, न हंसना, न कहीं जाने का उत्साह दिखाना और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे गिलास मेज पर पड़े हैं। शारदा को टोकना पड़ता। फिर हिना की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग टोकने लगे, पर हिना न जाने कहाँ खोई रहती, न सुनती न समझती, न किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन हिना ने प्रेस करते समय आदित्य की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से भड़क उठा। माँ, यह पगली तुमने मेरे गले से बांध दी है। इसे न कुछ समझ है न कुछ करना आता है। उस दिन सभी ने हिना को खूब डांटा पर वह पत्थर बनी रही। शारदा दुखी होकर बोली, हिना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। रूबी से पूछो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे? एक दिन हिना ने अपनी साड़ी के आंचल में आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी डरने लगे। हिना, आग कैसे लगी थी? मांजी, मैं आंचल से पकड़कर कड़ाही उतार रही थी। कड़ाही उतारने के लिए संडासी थी, तौलिया था, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? शारदा क्रोध से भर उठी थी। जानती हो, तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इसका दुष्परिणाम सोचा है क्या? तुम्हारी साड़ी आग पकड़ लेती तब तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भोगनी पड़ती। आदित्य हिना को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि हिना डिप्रेशन की शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पुरानी थी। डिप्रेशन, यह क्या बला है? शारदा के गले से यह बात नहीं उतर पा रही थी कि अगर हिना मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई कैसे कर ली, ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया? हो सकता है हिना पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन की शिकार बनी हो। आदित्य ने फोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। शारदा परेशान हो उठी। लड़की वाले साफ साफ तो कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और कुछ हो जाए तो सारा दोष लड़के वालों के सिर मढ़कर अपने आप को साफ बचा लेते हैं। माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूं। आदित्य ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने आदित्य का समर्थन किया। घर में हिना को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे जोरों से उल्टियां शुरू हो गईं। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह पागल हमेशा को गले से बंध जाए, इससे तो अच्छा है कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। आदित्य आक्रोश से उबल रहा था। शारदा का विरोध घर के लोगों की तेज आवाज में दब कर रह गया। आदित्य हिना को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर एबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था।
घर में सिर्फ शारदा ही खुश थी। सबसे कह रही थी, बच्चा हो जाने के बाद हिना का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। हिना ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी। बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। अब शारदा सभी प्रकार से हिना का ध्यान रख रही थी। हिना की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन हिना वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? आदित्य का मन संशय से भर उठता। तू क्यों उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? शारदा बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं है? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? मां, मैं कैसे भूल जाऊं कि हिना मानसिक रोगी है। बेटा, जरूर इसके दिल को कोई सदमा लगा होगा। वक्त का मरहम इसके जख्म भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो न ठीक। आदित्य व्यंग्य कसता। आखिर कब तक ठीक होगी यह? कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रह, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। शारदा का विश्वास कम नहीं होता था। पूरे घर में एक शारदा ही ऐसी थी जो हिना के पक्ष में थी। बाकी लोग तो हिना के नाम से ही बिदकने लगे थे। शारदा अपने हाथों से फल काट कर हिना को खिलाती, जूस पिलाती, दवाएं पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर हिना ठहरी छुई मुई सी लड़की। मां जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूट पड़ा। हिना को सामान्य ढंग से बातें करते देख शारदा खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बातें करो, मैं यही तो चाहती हूँ। हिना उठकर बैठ गई। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलूंगी। हिना अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपनों में खो जाती और कभी शारदा से बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। हिना ठीक हो रही है। देखो, मैं कहती थी ना। शारदा उत्साह से भरी हुई सबसे कहती रहती। आदित्य भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और हिना के पास बैठकर प्यार जताता रहता। एक शाम आदित्य हिना के लिए जामुन खरीद कर लाया तो शारदा का ध्यान जामुन वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पर बनी तस्वीर हिना से कितनी मिलती जुलती है। आदित्य के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए। हाँ, सचमुच, यह तो दूसरी हिना लग रही है, जैसे हिना की ही जुड़वा बहन हो। क्यों हिना, तुम भी तो कुछ बोलो। हिना का चेहरा उदास हो उठा, उसकी आंखें डबडबा आईं। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी। पैसा और शौक पूरा करने के लिए यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ कर देना। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना आसान तो नहीं है। मैं अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या? शारदा ने उसका उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई। यह बात तो हम सबके लिए गर्व की है, न कि छिपाने की। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में लिया था। इतना बताने के बाद हिना हिचकियां भर कर रोने लगी। काफी देर बाद वह शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊजी को यह सब पसंद नहीं आया। अब हिना की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य शारदा के सामने आने लगा था। हिना ने बताया कि उसके रूढ़िवादी घरवालों ने न सिर्फ उसे घर में बंद रखा बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया और उसके फोन सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। शारदा के मन में हिना के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। हिना के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, मां जी, मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नजर से नहीं देखते और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं।
फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। बेटी, सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो। खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। शारदा का स्नेह पाकर हिना अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसने तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। नियत समय पर हिना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की शहनाई गूंज उठी। हिना बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन शारदा की इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि हिना धारावाहिक में काम करेगी। पारस मेरी सहेली के पति हैं और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने हिना को कई बार देखा है और मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका वह हिना को देना चाहते हैं। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? हिना को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई कि औरत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाएं, तो घर में लौटना कठिन रहता है। आदित्य आक्रोश से उबल रहा था। शारदा भी क्रोध से भर उठीं। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की हैं। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले, पैसा कमाने को छोटी छोटी नौकरियां की, कठिन परिश्रम किया, तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। रूबी ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है। क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया है? फिर हिना के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम हिना को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, रूबी को बांधो। हिना का यही दोष है, न कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं है। अरे, कोई खूबसूरत चीज है तो लोगों की नजरें उस तरफ उठेंगी ही। शारदा के तर्कों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे। हिना शारदा की गोद में मुंह छिपाकर रो रही थी। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, माँ, तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि माँ भी हो। एक दिन जब हिना का धारावाहिक टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयां मिलने लगी। हिना उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास है। उन्हीं ने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा जीवन दिया। शारदा सिर्फ मुस्करा कर रह जाती, बहू हो या बेटी, दोनों ही एक हैं। दोनों के प्रति एक ही प्रकार से फर्ज निभाना चाहिए।